मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। कौन सा पेपर होगा? क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। समझ में आ गया? और आपको जो क्लास होगी इसमें आपके सामने वन शॉट क्लास होगी, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अपन पढ़ेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगस्त कॉमेट के त्रिस्तरीय सिद्धांत लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की व्याख्या कीजिए तथा उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो अगस्त कॉमेट का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या है, उसकी व्याख्या करनी है तथा उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करनी है। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, मुझे उम्मीद आप इस टारगेट को अचीव करवाते हो इस बार। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे वहां पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपल जो फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कोने में जाना है और यहां पर सर्च करना है सोशियोलॉजी। क्या? सोशियोलॉजी। सिंपल सोशियोलॉजी सर्च करोगे आपके सामने तो यहां पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी आपको, सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से। इस पीडीएफ में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी पर्सन आपको करवा रखे हैं। आपकी ये मान लो जो सीरीज होती है ना, उससे बेस्ट कंटेंट है। और फ्री में वीडियो क्लासेस दे रहा हूं, फ्री में नोट दे रहा हूं, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बस आपको तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने कॉमेट के त्रिस्तरीय सिद्धांत के लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बारे में व्याख्या करेंगे और इसकी आलोचनात्मक अपन समीक्षा करेंगे। फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉमेट ने समाज एवं मानव चिंतन के विकास को समझने के लिए त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। मतलब जो अगस्त कॉमेट है, इन्होंने क्या, समाज को और मनुष्य चिंतन को, मतलब मनुष्य है वो कैसे आपके सामने चिंतन करता है, कैसे सोचता है, और समाज है वो कैसे काम करता है, मनुष्य कैसे आगे बढ़ता है, समाज उसके साथ कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के नाम से। किस नाम से? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के नाम से इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मानव समाज एवं ज्ञान के विकास की तीन कार्मिक अवस्थाओं से गुजरता है। मतलब जो त्रिस्तरीय लॉ ऑफ थ्री स्टेज है, इसके अनुसार कोई भी मनुष्य, समाज और ज्ञान है वो तीन अलग अलग प्रकार की स्टेज होती हैं, तीन अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। भाई एक बात सोचो आप, जब मनुष्य ने आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले मनुष्य ने रहना शुरू किया था, तो क्या आज पहले दिन ही कोठी बना ली थी क्या उसने? जो आज के समय कोठी बंगले आप देखते हो, है ना, घर, बड़े बड़े घर देखते हो, क्या उन्होंने बना लिए थे? क्या नहीं बनाए थे। पहले वो आपके सामने कोई पेड़ों के नीचे रहना शुरू किया होगा, फिर उन्होंने समझ में आया कि लकड़ियों से अपन फिर गुफाओं में रहना शुरू किया उन्होंने, फिर लकड़ियों से छोटा मोटा अपने सामने शेल्टर बनाना शुरू किया, फिर आपके सामने जो कृषि करने लगे तो एक जगह पर छोटा मोटा झोपड़ी टाइप बनाया, फिर मिट्टी के घर बने, फिर पत्थर के घर बने, और आज के वर्तमान समय में आते हैं। पहले छोटे छोटे आपके सामने एक एक दो दो मनुष्य रहा करते थे जंगलों में, फिर धीरे धीरे कबीले बने, फिर जन बने, फिर जनपद बने, फिर देश बने, और आज आपके सामने जो राज्य और जिले छोटी छोटी व्यवस्थाएं देखते हो। तो ऐसे जैसे मनुष्य को जैसे जैसे धीरे धीरे आपके सामने जो ज्ञान होता चला गया, इससे क्या हुआ, आपके सामने जो कैसे मानव है उसको ज्ञान हुआ और उससे कैसे समाज उत्पन्न हुआ, उसके बारे में सिद्धांत दिया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। पहला है धार्मिक या दैविक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज। यह समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या ईश्वर, आत्मा व अलौकिक शक्तियों के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले समाज में किसकी बात की गई थी? जो प्रकृति पर, जैसे आपके सामने जो सबसे पहले आपके सामने अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर को किसी भी व्यक्ति ने आपके सामने किसकी पूजा करते थे? इंद्र भगवान की। इंद्र भगवान कौन? जो बरसात करवाता है। समझ में आ गया आपके सामने? भगवान शिव जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, अग्नि की पूजा करते थे। मतलब इस प्रकृति के आसपास घटने वाली घटनाओं के आपके सामने क्या
उनके देवी देवता कैसे होते थे? आपके सामने उनकी देवी देवता ऐसे हुआ करते थे जो क्या प्रकृति पे आसपास आपके सामने जो घटनाएं घटती हैं उनसे बचने के लिए आपके सामने वो क्या करते थे? आपके सामने देवी देवताओं का निर्माण करते थे। समझ में आ गया? उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या ईश्वर, आत्मा व अलौकिक शक्तियों के माध्यम से की। फुटेशवाद, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करना। सबसे पहले वो प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। समझ में आ गया? आपके सामने अग्नि को देखा तो उन्हें विचित्र चीज लगती थी, ऐसे चीज जिससे वो खाना पकाकर स्वाद बढ़ जाता था, तो उनके लिए विचित्र चीज थी। समझ में आ गया? बरसात, कृषि करते थे तो फसल किससे होती थी? बारिश से होती थी। आज के समय नहर थोड़ी थी, कुएं थोड़ी थे, ट्यूबवेल थोड़ी थी, नहीं थी। तो उनके लिए क्या था? आपके सामने वो विचित्र चीज थी, इसीलिए वो भगवान इंद्र की पूजा करते थे। हवा चला करती थी तो भगवान आपके सामने पवन देव की पूजा करते थे। तो इस प्रकार के उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं का स्टार्टिंग में पूजा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आपके सामने उन देवी देवताओं को उन्होंने और धीरे धीरे मनुष्य की जो मानसिक शक्ति है, सोचने का तरीका बढ़ा। समझ में आ गया? फिर धीरे धीरे बहुदेववाद की क्या व्यवस्था बनने लगी, एक से अधिक देवताओं की पूजा होने लगी। क्या होने लगी? एक से अधिक जो देवी देवता हैं उनकी आपके सामने क्या है? पूजा पाठ वो करने लगे। बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट है वो चलना शुरू हो गया, एक से अधिक देवताओं की पूजा होनी शुरू हो गई। समझ में आ गया? आज अपन भारत में 14 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, तो उसी समझ की देन। फिर धीरे धीरे आपके सामने जब मनुष्य है बहुत ज्यादा बहुदेववाद में, पाखंडवाद, यज्ञ, है ना, आपके सामने ये सब चीजें बढ़ने लग जाती हैं, तब एक आंदोलन शुरू होता है, भक्ति आंदोलन। भारत की बात करता हूं, उसमें कबीरदास, रैदास जैसे आपके सामने संत आते हैं जो एकेश्वरवाद की बात करते हैं। इस्लाम धर्म भी एकेश्वरवाद की बात करता है कि ईश्वर सिर्फ एक है। समझ में आ गया? तो ये तीन अवस्था हुई। पहले फुटेशवाद, जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा होती है। बहुदेववाद मतलब उन्हीं देवताओं के और छोटे छोटे रूप बना दिए जाते हैं। एकेश्वरवाद मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है। यह अवस्था अंधविश्वास और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होती है। तो आपन भाई किसी भी चीज को अंधविश्वास नहीं बोल सकते धार्मिक चीजों में। आप ये मान सकते हो कि अवस्था धार्मिक विश्वासों पर ज्यादा ध्यान रखती थी। अगले वाला धार्मिक या आध्यात्मिक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज। इस अवस्था में तार्किक चिंतन करने लगे, घटनाओं की व्याख्या मूर्त शक्तियां, दर्शन और तर्क के आधार पर करने लगे, जिसमें धार्मिक और वैज्ञानिक सोच के बीच में कड़ी माने जाने लगी। फिर क्या दार्शनिक विचारक आए, जैसे प्लूटो, अरस्तु, इन जैसे आपके सामने धार्मिक विचारक आए जिन्होंने पहली बार क्या धीरे धीरे वो सोच विचार करने लगे कि आपके सामने दिन व रात होती क्या है, क्या सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है या पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। इस प्रकार की बातचीत होने लग गई, जहां पर थोड़ा थोड़ा विज्ञान ने क्या क्या अपने नन्हे नन्हे कदम रखने शुरू कर दिए थे। तो दार्शनिक व आध्यात्मिक अवस्था वो थी जहां पर धर्म की भी बात होती थी और वैज्ञानिक सोचों को दोनों को जोड़ना शुरू किया गया था, जिसमें अरस्तु जैसे, प्लेटो जैसे आपके सामने प्रमुख क्या थे, जो वैज्ञानिक है, दार्शनिक विचारक इसमें आते हैं। फिर अगला आता है मनोवैज्ञानिक या सकारात्मक अवस्था, पॉजिटिव स्टेज। मानव विकास की उच्चतम अवस्था, इसमें घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक विधियों, निरीक्षण, प्रयोग और तर्कों के आधार पर की जाने लगी। फिर आपके सामने जैसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, किसकी? जैसे 18वीं शताब्दी के बाद में या 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है यूरोप के अंदर, तब मशीनों का और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का आपके सामने क्या है? बढ़ावा होना शुरू हो जाता है। तब मनुष्य की जो सोचने की क्षमता वो इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी थी, मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत लंबा समय हो चुका था और वो विज्ञान की बातें करना समझ चुका था। वो समझ चुका था कि आपके सामने पृथ्वी है वो सूरज के आसपास घूर्णन करती है। आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के विज्ञान के नियम आने लग गए। पृथ्वी पे जो घटने वाली घटनाएं हैं वो अब धार्मिक घटनाओं से हटकर वैज्ञानिक घटनाओं पर निर्भर करने लग गई, जिसमें अलग अलग प्रकार के निरीक्षण किए जाते थे, उनको सिद्ध किया जाता था और प्रयोग व तर्क दिए जाते थे। समझ में आ गया? आज अगर आप अपने बच्चे को कहो, आपका जो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है चाहे 5 सेकंड साल का, उसको भी अगर कहोगे कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है, नहीं विश्वास करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता आज के समय। समझ में आ गया? तो यही धीरे धीरे मनुष्य की क्या सोचने की क्षमता वैज्ञानिक ढंग से बढ़ने लगी। आलोचनात्मक समीक्षा की बात करें, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पर्सन में आलोचनात्मक समीक्षा आ जाए, समझ लो उस पर्सन में आपको उस पूरा विश्लेषण भी करना है और कुछ ना कुछ कमियां भी निकालनी है। क्यों नंबर नहीं आते हैं?
आप यूनिवर्सिटी पे कहते हो कि कॉपी सही से जांच नहीं की, मैंने तो इतने पेज भरे थे फिर भी मैं फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सही कंटेंट नहीं लिखा आपने। प्रश्न में पूछ कुछ रखा है, आप बताते कुछ और हो। समझ में आ गया? देखो, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं यूट्यूब पर, आप बहुत से टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा कि पढ़ाई करने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका सीखो। आगे भी अगर आरएस, आईएएस और कोई यूपीएससी की कुछ जैसी कोई एग्जाम दोगे तो लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। समझ में आ गया? तो आलोचनात्मक समीक्षा का अर्थ होता है कि अच्छा या भी नहीं करो। प्रश्न करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे मैं आपको बताता चाहूंगा कि इस प्रश्न में क्या करना होता है। यह सिद्धांत अत्यधिक सामान्य करता है, मतलब एकदम सामान्य सा सिद्धांत है, जो जैसे मनुष्य की जो जिस तरीके से मनुष्य आगे बढ़ता चला गया, उसके किस किस प्रकार की घटनाएं हुई उसके बारे में बात करता है। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा यह कि एक सामान्यकृत सिद्धांत है। सभी समाजों का विकास इसी क्रम में हो यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि हर समाज ने धार्मिक अवस्थाओं से शुरू किया हो फिर वो आपके सामने दार्शनिक अवस्थाओं में गया हो या अब आधुनिक अवस्था या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गया हो। जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है जिसने दार्शनिक दृष्टिकोण देखा ही नहीं, सीधे आधुनिकता में चला गया। हो सकता है जिन्होंने पहले धार्मिकता को नहीं माना, नहीं मानते हैं, नास्तिक है, सीधी उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माना है। तो कोई भी समाज है, उसका सभी समाजों का एक क्रम नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि लगभग दुनिया के लगभग समाज है वो इसी क्रम से गुजरे, लेकिन हर समाज इसी क्रम से गुजरा है ये नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? धार्मिक और दार्शनिक सोच आज भी वैज्ञानिक युग में भी विद्यमान है। क्या हम पूजा पाठ नहीं करते हैं? करते हैं। आज भी क्या हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ज्ञान और विज्ञान के आने से धार्मिक आस्थाएं कम हुई है? बिल्कुल नहीं है, ज्यादा और बढ़ गई है। आज भी मनुष्य अध्यात्म को मानता है, आज भी मेडिटेशन को मानता है, आज भी लोग मंदिरों में जाते हैं, आज भी पूजा पाठ करते हैं, आज भी संस्कृति को मानते हैं। समझ में आ गया? तो धर्म और राजनीति, धर्म और आपके सामने विज्ञान है, वो एक दूसरे से ऐसे संगठित हैं, ये नहीं हो सकते अलग। जहां पे धर्म फैल होता है वहां पे विज्ञान काम आता है, जहां पर विज्ञान फैल हो जाता है वहां पर धर्म अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं रखता है। समझ में आ गया? तो धार्मिक और दार्शनिक सोच आज भी वैज्ञानिक युग में भी पाई जाती है। समाज की सोच रेखीय नहीं होकर जटिल व बहुआयामी है। आप सिर्फ समाज में हर एक, तो समाज बहुत छोटा टर्म नहीं, बहुत बड़ा टर्म है। हमारे भारत का समाज अलग हो सकता है और भारत में भी अलग अलग प्रकार के समाज पाए जाते हैं। समझ में आ गया? आपके सामने कहां पर, जैसे भारतीय संस्कृति में तलाक लेना, एक से अधिक शादी करना गुनाह है। हिंदू धर्म में, इस्लाम में आपके सामने नहीं हो सकता है, वो एक से अधिक शादियां करते हैं। समझ में आ गया? और इस्लाम का नाम क्यों लूं? बहुत सी हिंदू ऐसी धार्मिक परंपराएं जहां से एक अधिक शादी की जाती है। जरूरतों के हिसाब से समाज को आप ये नहीं कह सकते कि समाज ऐसा ही होगा, नहीं कह सकते। समाज बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, वो रेखीय नहीं होकर बहुत ज्यादा जटिल और बहुआयामी है। कभी आपको और विस्तृत रूप से समाज के बारे में भी अपन जब पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताऊंगा। निष्कर्ष की बात करें, कामेट का त्रिस्तरीय सिद्धांत आज के समाज के बौद्धिक विकास को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगस्त कामेट के द्वारा जो त्रिस्तरीय सिद्धांत समझाया गया उसको वो इंसान के बौद्धिक विकास को समझने का, कि कैसे, हाँ ये समझ सकते हो कि एक मनुष्य का सोचने की क्षमता, बौद्धिक विकास कैसे हुआ, ये आप जरूर समझ सकते हो, लेकिन इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। आप ये नहीं कर सकते कि इससे बाहर कुछ नहीं है, ये है वही है सब कुछ। फिर भी समाजशास्त्र के विकास में इसका ऐतिहासिक योगदान आपके सामने दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? तो कॉमेट का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से जाना। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।